Experience the care of Narayana Health. दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस एपिसोड नंबर 38 लेट्स टॉक हेल्थ के नारायणा हेल्थ का एक इनिशिएटिव जिसमें हम आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस हेल्थ के बारे में उनके आंसर्स देते हैं हमारे डॉक्टर्स के थ्रू। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही यंग और डायनेमिक न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनुराग गुप्ता, जो सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी हैं हमारे नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में। और वो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में कुछ लोगों के बार बार हमको सजेशंस आ रहे थे कि आप ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ डॉक्टरों से हमारी बात करवाइए, तो आज वो ब्रेन ट्यूमर के बारे में हम सब से बात करेंगे और आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे। डॉक्टर अनुराग, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आप अपने बारे में ऑडियंस को कुछ बताइए। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। मैं हूं डॉक्टर अनुराग गुप्ता, मैं हूं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव में, जैसे सर ने बताया। मेरे अबाउट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और मैं हर प्रकार के ब्रेन ट्यूमर्स, स्पाइन ट्यूमर्स, स्पाइन सर्जरी में इंटरेस्ट रखता हूं। और यहाँ पे बहुत रेगुलरली बच्चों को, बड़ों को, हर तरह के ट्यूमर्स को ट्रीट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनुराग। तो ज़्यादा लोगों का ब्रेन ट्यूमर का जब जैसे नाम सुनते हैं तो लोग डर जाते हैं, तो हम उस टेरिटरी में डरने की नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉशियस हुए बगैर आप ज़रा हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स क्या होते हैं, और जो नॉर्मल हेडेक हमको ऑलमोस्ट सबको होता ही रहता है, सो हाउ आर द सिम्टम्स डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल हेडेक सिम्टम्स, और क्या टिपिकल सिम्टम्स हैं किसी को अगर ब्रेन ट्यूमर होता है तो? सर, जैसा आपने बोला, हेडेक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक हर किसी को कभी ना कभी लाइफ में होता ही है, और मेजॉरिटी हेडेक्स में कोई डरने की बात नहीं होती। लेकिन अगर आपको हेडेक के साथ कोई नया तरह का हेडेक हो रहा हो, हेडेक बहुत सिवियर हो और कभी बंद ही नहीं हो रहा हो, साथ में वॉमिटिंग हो रही हो, कोई हाथ पैर में वीकनेस लग रही हो, या दौरे जैसे पड़ रहे हो, या आंखों में रोशनी कम हो रही हो पर देखने में परेशानी हो रही हो, तो उस तरह के हेडेक को हम थोड़ा खतरनाक मांगते हैं। और उस स्टेज पे आपको डेफिनेटली किसी को कंसल्ट करके आगे अपनी टेस्टिंग कराने की जरूरत हो सकती है। बाकी ट्यूमर्स के सिम्टम्स हम देखें तो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो डिपेंड करता है कि ट्यूमर ब्रेन के किस हिस्से में है। अगर वो हाथ पैर के हिस्से में है तो हमारे हाथ पैर में कमजोरी आ सकती है, सुनने के हिस्से में तो हमारे सुनने में परेशानी हो सकती है, या हमें बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, या देखने में परेशानी हो सकती है। दूसरा, ट्यूमर्स जो है सीजर्स या मतलब दौरे कर सकते हैं, या प्रेशर बढ़ने के कारण, जैसे मैंने बताया, हेडेक विद वॉमिटिंग या नोजिया या आंख के साथ परेशानी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो थोड़ा मुझे समझ आया डॉक्टर अनुराग, ट्यूमर के हेडेक के साथ एसोसिएटेड कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन जैसे आपने कहा आई साइट में प्रॉब्लम होना, बैलेंस में प्रॉब्लम होना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर ज़्यादातर बहुत लंबा हेडेक चले, कोई अचानक अलग टाइप का हेडेक हो, तो उस समय डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर अनुराग। सिम्टम्स तो आपने बता दिए, अब कॉजेज़ पे जाते हैं। सो ब्रेन ट्यूमर के कॉजेज़ क्या होते हैं, ये हम लोगों को बताइए। मोर इम्पॉर्टेंटली, आजकल हम ये मोबाइल फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और बहुत लोगों ने हमसे ये पूछा, देयर आर डिफरेंट आर्टिकल्स जो गूगल पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या है साइंस की मोबाइल फ़ोन की यूजेज एंड ब्रेन ट्यूमर की कोरिलेशन के बारे में? तो कॉजेज़ एंड स्पेसिफिकली मोबाइल यूजेज एंड ट्यूमर के बारे में ज़रा बताइए। सर, पहले हम बात करें कॉजेज की, तो कहते हैं कि सिर्फ 5% ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जहां पे कोई जेनेटिक कॉज होता है। मतलब फैमिलीज में हिस्ट्री हो सकती है, किसी और को हुआ हो, या कोई और अंडरलाइंग कारण से हमें ट्यूमर होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। मेजॉरिटी ट्यूमर्स जो होते हैं उनमें कोई कारण नहीं होता है। पहले कुछ चीज़ों के लिए रेडिएशन दिया जाता था, तो उनमें एक वो थी कि ट्यूमर हो सकता है। लेकिन अगर आज देखें तो ज़्यादातर लोग जो ट्यूमर से आते हैं, उनको कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं होता जिसके कारण उनको ट्यूमर की परेशानी आती है। मोबाइल यूसेज की बात रही तो हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है, पेपर्स में आता रहता है कि मोबाइल की वजह से ये हो गया है, ये हो गया है। तो अगर हम देखें, एक अभी इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी स्टडी की थी, उन्होंने करीब 10 लाख लेडीज को कम से कम 15-16 साल फॉलो किया था, और उस स्टडी के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मोबाइल यूसेज से कोई भी ब्रेन ट्यूमर बढ़ने का इंसिडेंस नहीं पाया गया। तो अभी जो साइंटिफिक डेटा है और साइंटिफिक एडवाइस है वो ये कहती है कि ब्रेन ट्यूमर और मोबाइल में कोई अभी कनेक्शन नहीं है। ये आपने एक कम से कम एक रिलीफ वाली बात हमें कह दी, बट ऑब्वियसली मोबाइल का यूजेज हमेशा ठीक से करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है। बट थैंकफुली एज ऑन टुडे
देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द यूज ऑफ मोबाइल एंड ट्यूमर्स हैपनिंग. सो आई थिंक भाइयों बहनों ये एक बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर अनुराग ने बताई. और अगर आप डॉक्टर अनुराग से बात करना चाहें, मिलना चाहें, वीडियो कंसल्ट करना चाहें, सो हमारा जो QR कोड इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उससे NH केयर ऐप आप डाउनलोड कीजिए और डॉक्टर अनुराग से आप मिल सकते हैं. या www.narayanahealth.org पे जाके वहाँ भी आप डॉक्टर अनुराग गुप्ता से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं. और अगर आपके दिमाग में कुछ और डाउट्स हैं तो उनके बारे में आप पूछ सकते हैं. डॉक्टर अनुराग, एक और क्वेश्चन बार बार हमें पूछा गया और कई व्यूअर्स ने पूछा, दैट वाज अबाउट स्ट्रेस एंड ट्यूमर्स. लोगों ने कहा कि आजकल की ज़िंदगी बहुत स्ट्रेसफुल होती जा रही है, भागा दौड़ी ज़्यादा हो गई है, लोग सिटीज़ में आ गए हैं. सो इज देयर ए कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड ब्रेन ट्यूमर्स, या ये भी एक मिथ है कि स्ट्रेस से ब्रेन ट्यूमर होता है? ये बात नहीं है, तो आपका क्या कहना है इस बारे? सो जैसे आपने बोला, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, स्ट्रेस और ट्यूमर्स. तो साइंटिस्ट को भी डाउट हुआ कि क्या स्ट्रेस के कारण हमारे ब्रेन ट्यूमर्स बढ़ सकते हैं. तो बहुत सालों से मल्टीपल स्टडीज की गई हैं जिसमें आज तक कोई ऑब्वियस कोरिलेशन नहीं मिला कि स्ट्रेस और ब्रेन ट्यूमर में कोई कनेक्शन हो. ये बात अलग है कि स्ट्रेस ज्यादा है तो आप, अगर आपको ट्यूमर या बीमारी होती है, मे बी आप उस पर कोप कैसे करते हो, कैसे आप इसको झेल पाते हो, वो डिफरेंस हो जाता है. बस स्ट्रेस के कारण हमारे ब्रेन ट्यूमर्स बन जाते हैं, इसका कोई आज तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है. सो डॉक्टर साहब, आपने सिम्टम्स के बारे में बता दिया, आपने कॉजेस के बारे में बता दिया, आपने कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो पब्लिक के दिमाग में होते हैं उनके बारे में बता दिया. अब हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं. हाँ सर. जब एक पेशेंट आपके पास एक फिजिकल सिम्टम्स लेके आता है, उस वक्त से लेके उसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट तक का जो प्रोसेस है उसके बारे में लोगों को जरा बताइए. डिटेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, उसके बाद डिटेक्ट जब हो जाता है तो क्या होते हैं, ताकि जो जर्नी है पेशेंट की फ्रॉम डिटेक्शन अप टू ट्रीटमेंट, हाउ डज द जर्नी देन प्रोसेस, कैन यू प्लीज टेल अबाउट? तो सर, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि ब्रेन ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं. एक होता है जो ब्रेन से ही आता है, इसको हम प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं. और एक ट्यूमर जो होता है जो शरीर में किसी और अंग के कैंसर के कारण से ब्रेन में फैल जाता है, जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं. सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स प्राइमरी से कहीं ज्यादा कॉमन होते हैं, लेकिन उनका इलाज डिपेंड करता है कि मेन बीमारी क्या है. जब हम प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स की बात करें तो अच्छी बात यह है कि करीब 70% ऑफ ये ट्यूमर नॉन कैंसरस और पोटेंशियली क्यूरेबल होते हैं. पेशेंट को नॉर्मली कैंसर ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस CT स्कैन या MRI के बाद होती है. फिर हमारे पास आता है इलाज करने के लिए. हो सकता है उसमें हम आगे और MRI करें, कुछ और डिटेल्ड MRI करते हैं और हमें इंफॉर्मेशन निकालने के लिए. और ज्यादातर ट्यूमर्स में सबसे पहले सर्जरी ही का ही मेन रोल होता है. सर्जरी के दो मेन पर्पस होते हैं. एक है कि ट्यूमर को पूरा निकालने की कोशिश की जाए, और दूसरा कि उसकी बायोप्सी या उसकी किस तरह का ट्यूमर है वो पता किया जाए. सर्जरी मतलब क्रेनियोटमी, मतलब जब हम क्रेनियोटमी मतलब होता है सर के अंदर सर को खोलना, उसको क्रेनियोटमी बोलते हैं. उसमें हमारे पास आजकल काफ़ी मॉडर्न टूल्स आ गए हैं जहाँ पे हम, जैसे नेविगेशन होता है, जैसे लोग गूगल मैप यूज़ करते हैं जाने के लिए, वो भी हमें बताता है कि ट्यूमर कहाँ पे है, नॉर्मल ब्रेन कहाँ पे है. स्पेशल माइक्रोस्कोप्स होते हैं, डाइज होते हैं. हमारे पास इंट्रा ऑफ सर्जरी के दौरान MRI या CT करने की सुविधा होती है, जिससे हमारी सर्जरी आजकल बहुत सेफ और इफेक्टिव हो गई है. आई थिंक एक बहुत बड़ा लोगों का मिथ होता है कि भाई सर्जरी होती है सबसे पहले बाल पूरे गंजे किया जाता है, ये किया जाता है. लेकिन आजकल हमारा प्रयास होता है कि सर्जरी के बाद पेशेंट अपनी लाइफ जितनी नॉर्मल लीड कर सके वो रहे. तो बाल तो जितनी जरूरत उतनी ही काटे जाता है, पूरे बाल गंजा करना तो जमाना हो गया जब से नहीं किया. और जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है, अगर हम देखें, अगर सर्जरी से उनको पूरा निकाल सकें तो ज्यादातर वो क्योरेबल होते हैं, तो पेशेंट को क्योर हो जाता है. लेकिन जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं उनमें मोस्ट लाइकली सर्जरी के बाद रेडिएशन या कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है, और उनको फॉलोअप में रखना पड़ता है. आगे की लाइफ की बात करें तो ज्यादातर पेशेंट, अगर आज आप देखें तो पेशेंट आता है, सर्जरी कराता है और 5-6 दिन के अंदर घर चला जाता है. और आगे जाके एक बार अगर नॉन कैंसरस ट्यूमर है, निकल गया है, तो एक नॉर्मल लाइफ लीड करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है. कई बार तो पता भी नहीं चलता कि उनकी सर्जरी की गई है और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं. सो डॉक्टर साहब, आपने 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की. मैं चाहूँगा उसको आप रीएम्फसाइज कीजिए हमारे सुनने वालों के लिए. पहली बात, मॉडर्न टेक्निक्स के आने से ब्रेन सर्जरी कितनी सेफ हो गई है, बिकॉज लोगों को लगता है ब्रेन सर्जरी मीन्स बहुत ही ज़्यादा गड़बड़. तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, एश्योर हो जाते हैं हमारे सुनने वाले कि ब्रेन सर्जरी इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी. एंड जो आपने रिकवरी बोला, उसके बाद में जो एक नॉर्मल लाइफ जीना एक आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है अब?
सर जैसे आपने सही पूछा, पहले एक लोगों को मिथ है कि ब्रेन सर्जरी बहुत लीथल होती है, आदमी कभी ठीक नहीं होता है। लेकिन आजकल हम इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूरो सर्जरी, मतलब हम माइक्रोस्कोप से हर चीज़ को 10-12 गुना मैग्नीफाई करके चीज़ यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया, नेविगेशन होता है, हमें स्पेशल माइक्रोस्कोप्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है। उससे आजकल ब्रेन सर्जरी की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और मेजॉरिटी पेशेंट ऐसे होते हैं कि सर्जरी होके 3-4 दिन के अंदर वो अपने घर जाने के लायक होते हैं। एक अपनी नॉर्मल लाइफ, ज़्यादातर पेशेंट हम देखें तो मे बी महीने भर के अंदर अपनी नॉर्मल काम भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज़्यादातर ट्यूमर्स में अगर सर्जरी अच्छे सेंटर्स में अच्छे लोगों के द्वारा की जाए तो पेशेंट की एक नॉर्मल लाइफ अपनी रिस्टोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा रहा कि आगे कैसे रहता है, तो अगर नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, एक बार ट्यूमर पूरा निकल गया, पेशेंट रिकवर हो गया, तो नॉर्मली वो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ पे ज्वाइन कर लेता है, अपने काम करता रहता है। अगर कैंसरस ट्यूमर होता है तो उसको फिर हम वापस रेडिएशन और कीमोथेरेपी के लिए भी आगे फिर ट्रीटमेंट देते हैं। डॉक्टर साहब, जब हमने ये शो शुरू किया था, लास्ट क्वेश्चन हम हमेशा प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। सो फिर से आपसे मैं पूछूंगा, हालांकि आपने कहा कि कई बार कॉजेज नहीं होते, फिर भी प्रिवेंशन ब्रेन ट्यूमर्स का अगर के बारे में पूछा जाए तो क्या ऐसा किया जाए कि हम प्रिवेंशन हो इनकी, या अर्ली डिटेक्शन हो, और क्या अर्ली डिटेक्शन से कुछ ज़्यादा फायदा होता है ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में? इसके बारे में ज़रा हमारे सुनने वालों को बताइए। सर जैसे मैंने पहले बताया कि करीब 5% लोगों में ही हम जेनेटिक कॉज ढूंढ पाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टडी से बोलती है कि सिर्फ आपको एक अपनी लाइफ स्पैन में लेस देन 1% चांस है कि ब्रेन ट्यूमर होगा। कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि हम ये अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल लीड करते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग अवॉइड करते हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर हमें ट्यूमर हो भी जाता है तो हमारी बॉडी की कैपेसिटी बेटर रहती है उसको फाइट करने के लिए। दूसरा रहा अर्ली डिटेक्शन। 100% अगर कोई ट्यूमर जल्दी पकड़ा जाता है तो उसको, जितना छोटा ट्यूमर उतना उसको निकालना आसान। अगर पेशेंट हमारे पास अच्छी कंडीशन में आता है, चलता फिरता बात करते हुए आता है, तो चांसेस ज़्यादा है कि उसको हम उसी कंडीशन में वापस भेज सकते हैं। अगर ट्यूमर बहुत बड़ा हो चुका है, पेशेंट को परेशानी बढ़ चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है सर्जरी के बाद, या रिकवरी में समय ज़्यादा लग सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन ऐसे हर कैंसर में होता है, ब्रेन ट्यूमर में भी डेफिनेटली उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, आज डॉक्टर अनुराग ने एक ज़्यादा खतरनाक सोचे जाने वाली जो बीमारी है ब्रेन ट्यूमर, जिससे थोड़ा हम सहम जाते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। अच्छी बात यह है कि आज की स्टडी ये बताती है कि मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा यूजेज से या स्ट्रेस से ब्रेन ट्यूमर नहीं होते। ये एक अच्छी बात है। फिर भी एडवाइस हमेशा डॉक्टर को ये रहता है कि मोबाइल आप कम से कम यूज़ करें, बिकॉज उसकी बाकी और चीज़ें हैं हमारी लाइफ में। मोबाइल कम यूज़ करके थोड़ा मैदान में जाके खेलिए, लोगों से बात कीजिए, वो अलग बात है। डॉक्टर अनुराग ने ऑल्सो ये बताया कि ब्रेन सर्जरीज अब बहुत ही एडवांस हो गई हैं। 4-5 दिन के बाद लोग घर जा सकते हैं, ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफस्टाइल को लीड कर सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से जो डॉक्टर अनुराग ने आज बातें कही, ये थोड़ी रीएश्योरिंग है और आपको ज़रूर इन बातों को सुन के अच्छा लगा होगा। फिर भी कभी अगर कुछ डाउट आपके मन में आता है, कोई आपके आपके जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उनको कभी लगता है कोई ऐसी बात, तो डॉक्टर अनुराग या किसी और न्यूरोसर्जन से आप बात करें। अगर डॉक्टर अनुराग से आप मिलना चाहें इस प्रोग्राम को देख के, या कोई आपको लगे किसी से मिलवाना चाहें, सो www.narayanahealth.org पे जाएं, डॉक्टर अनुराग गुप्ता से अपॉइंटमेंट लें, उनसे मिलें, वीडियो कंसल्ट करें, और जो एक QR कोड इस समय हमारे स्क्रीन पे है, उससे हमारा NH Care ऐप डाउनलोड करके और आप डॉक्टर अनुराग से फिर से मिल सकते हैं। डॉक्टर अनुराग, आज आप आए और आपने एक थोड़ी सी कहते हैं खतरनाक बीमारी, उसके बारे में हम लोगों को बताया, हमारे सुनने वालों को बताया। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, एंड इससे थोड़ा और अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों के अंदर, क्योंकि हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे आपसे और आपने उनका आंसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आज इस शो में जुड़ने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।